मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को संयुक्त उत्पादन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको उदारीकरण के बारे में, लचीलापन के बारे में बता चुके हैं। आज हम संयुक्त उत्पादन के बारे में बताने चल रहे हैं। ध्यान देना, अध्याय 3 वैश्वीकरण आपको बताया जा रहा था। इसमें संयुक्त उत्पादन क्या है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश की स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तो उसे संयुक्त उत्पादन कहते हैं। ध्यान देना, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश की स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तो उसे संयुक्त उत्पादन कहा जाता है। ध्यान देना, संयुक्त उत्पादन किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश की स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसे हम संयुक्त उत्पादन कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपनिवेश की। उपनिवेश क्या है? सबसे पहले ध्यान देंगे, उपनिवेश किसे कहा जाता है? किसी भी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर, या कहेंगे आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना ही उपनिवेश कहलाता है। ध्यान देंगे, हम एक बार पुनः लिखकर बता रहे हैं। किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को दूसरे देश को आर्थिक व राजनीतिक रूप से उसे क्या बनाना? गुलाम बनाना। उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। पुनः समझेंगे, किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को आर्थिक व राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना ही उपनिवेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता क्या है? ध्यान देंगे, तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता के बारे में इस पाठ में आपको संक्षिप्त में बताएंगे। अभी इसके बाद वाले वीडियो जो बनाएंगे आपको हम उपभोक्ता अधिकार जो है 1986 में बनाया गया था। जब हम उसके वीडियो के बारे में बताएंगे, उस विषय में चलेंगे, तब आपको डिटेल में बताएंगे। केवल अभी संक्षिप्त आप जानकारी लीजिए, उपभोक्ता क्या है। जब कोई व्यक्ति, ध्यान देंगे, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा के लिए उसका मूल्य चुकाता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा के लिए उसका मूल्य चुकाता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस वस्तु या सेवा का प्रयोग करता है, तो यह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। मान लीजिए
मार्केट में हमें बिस्किट की आवश्यकता हुआ, बिस्कुट की आवश्यकता हुआ, पार्ले जी बिस्कुट की आवश्यकता हुआ तो मार्केट में गए और दुकान से जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए, बिस्कुट को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मूल्य चुकाते हैं बिस्कुट का, है ना। तो बिस्कुट का मूल्य चुकाएं और आवश्यकता हमारी पूरी हुई। तो उपभोग कौन कर रहा है उस वस्तु का, हम कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, उपभोक्ता हो गए। क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो इसी प्रकार से कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा के लिए उसका मूल्य चुकाता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। ध्यान देना। इसके बाद आपको चौथा बताएंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ध्यान देंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कंपनियों की संयुक्त आर्थिक कार्यों में संगठित अर्थव्यवस्था अर्थात कह सकते हैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। लिखेंगे पूंजीवादी और समाजवादी। ध्यान देना, संक्षेप में आपको बताया जा रहा है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप ही, ठीक है, रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, कहलाता है। ध्यान देंगे, पूंजीवादी और समाजवादी, क्या, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। हम आपको बता दिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त आर्थिक कार्यों में संगठित अर्थव्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। या साधारणतः आप ही समझो कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हम बात करते हैं आयात कोटा की। इसमें ठीक है, इसकी आयात कोटा क्या है, ध्यान देना। आयात और निर्यात अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं। आयात कोटा क्या, ध्यान देना, आयात कोटा क्या है। देखेंगे आप लोग समझोगे आयात कोटा क्या है। इसके पहले वाली वीडियो में आयात और निर्यात के बारे में बता चुके हैं। भारत से आयात होने वाली वस्तुओं और भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के बारे में बताएं, ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं भारत से आयात की जाती हैं, किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, ठीक है। इन सब वस्तुओं के बारे में हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। तो आज पुनः आयात कोटा आ गया सर, तो हमें इसे परिभाषित करना है। ध्यान देना, आयात कोटा एक देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित करना ही आयात कोटा कहलाता है। एक देश के द्वारा, एक देश के द्वारा आयात की जाने वाली, एक देश के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं, ध्यान देना, आयात की जाने वाली वस्तुओं को क्या करना, निर्धारित
करना ही आयात कोटा कहलाता है। आयात कोटा कहलाता। आयात कोटा क्या है समझोगे? एक देश के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित करना ही आयात कोटा कहलाता है। अब देखो, इसी में दूसरा नंबर आता है आपका निर्यात कोटा। क्या निर्यात कोटा क्या है समझोगे? निर्यात कोटा ये भी एक देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित करना ही निर्यात कोटा कहलाता है। बस इसमें शब्द केवल ये आयात कर जाता है। देखोगे एक देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित करना ही निर्यात कोटा कहलाता है। ठीक है, पुनः समझोगे आयात कोटा क्या है, निर्यात कोटा क्या है। आपको हम पहले से बता चुके हैं कि आयात किसे कहा जाता है, निर्यात किसे कहा जाता है। तो आज पुनः संक्षेप में जानोगे आयात कोटा क्या होता है। एक देश के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित करना ही आयात कोटा कहलाता है। निर्यात कोटा एक देश के द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित करना ही निर्यात कोटा कहलाता है। अब आपको आज बताने चल रहे हैं सेज क्या है। ठीक है, चलो इसमें सेज देखते हैं, जिसे हम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं इसको, सेज। ध्यान देना, सेज 6 नंबर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, सेज क्या है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, ध्यान देंगे, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें क्या क्या ध्यान देंगे, लिख रहे हैं बिजली पानी, ध्यान देना। एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें बिजली पानी सड़क परिवहन, ठीक है, भंडारण, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन, शिक्षा आदि की शिक्षा आदि की विश्व स्तरीय सुविधाएं विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्या होती है? प्राप्त होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सेज कहा जाता है।
सेज मीन्स विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दोगे, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शिक्षा आदि की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें सेज अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी इकाइयों की स्थापना करने वाली कंपनियों को 3 वर्ष तक क्या नहीं देने पड़ते हैं? कर अर्थात टैक्स। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक टैक्स अर्थात कर नहीं देने पड़ते हैं। नहीं देने पड़ते हैं। पुनः समझोगे, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शिक्षा आदि की विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होती है, उन्हें सेज अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी इकाइयों की स्थापना करने वाली कंपनियों को 3 वर्ष तक टैक्स अर्थात कर नहीं देना पड़ता है, अर्थात नहीं देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। विश्व व्यापार संगठन में 2018 के अनुसार कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, ध्यान देंगे। विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में 2018 के अनुसार, किसके अनुसार? 18 के अनुसार संगठन में 2018 के अनुसार कितने सदस्य देश हैं? 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कुल मिलाकर 164 देश सदस्य हैं, सदस्य हैं। ध्यान देंगे, विश्व व्यापार संगठन में 2018 के अनुसार कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर में आप बताओगे कि 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश सदस्य शामिल हैं। अब अगली बात हम करते हैं आपसे कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? ध्यान देना, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? अगर इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो ध्यान देंगे, एक बार प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, विश्व भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश एवं विदेशी क्या निवेश में, या कहेंगे पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? पहला क्वेश्चन हो गया।
ध्यान देना, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापारियों विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? क्यों हटाना चाहती थी? देखिए तो क्वेश्चन हुआ इसमें। पहला है भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापारियों विदेश निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? दूसरा हुआ इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? आप लोग जानते हो, इसके पहले मैं आपको विदेश अवरोधक या अवरोधक किसे कहते हैं आपको बता चुके हैं, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं ये भी आपको बता चुके हैं। पुनः समझोगे, सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए। इस समय उद्योगों का उदय हो रहा था। जिस समय प्रतिबंध लगाया गया था उस समय उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा करना, अर्थात कहेंगे इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा और उद्योगों को बढ़ने नहीं देती थी। इसके निम्नलिखित कारण थे, पुनः समझोगे, भारतीय कंपनियों, नंबर 1 लिखेंगे, भारतीय कंपनियों को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या हटा दिए गए थे? प्रतिबंध। क्या? जो भी प्रतिबंध लगे थे वो सब प्रतिबंध हटा लिए गए। पहला हो गया। दूसरा समझोगे, भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आना होगा। तीसरा है, अब कंपनियां नई प्रौद्योगिकी, ध्यान देना, अब कंपनियां नई प्रौद्योगिकी अब कंपनियां नई प्रौद्योगिकी आयात करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान देना, पुनः एक बार, सरकार द्वारा विदेश व्यापारियों विदेश निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए थे। उस समय उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में
आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती थी। इसके लिए निम्नलिखित कारण थे जो आपको बताया गया है। पहला, भारतीय कंपनियों को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबंध हटा लिए गए, पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ये था, भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आना था, इसलिए प्रतिबंध हटा लिए गए थे। तीसरा कारण, कंपनियां नई प्रौद्योगिकी आयात करने के लिए स्वतंत्र हो गई हैं। तो बेटा इस तरीके से भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगे थे। जो कारण थे इनके आपको बताया गया। आपका पार्ट 3 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था आपका आज पूरा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। सबसे पहले आपको वैश्वीकरण के बारे में बताया गया था। वैश्वीकरण क्या है, तो एक बार पुनः आज हम आपको ले चलते हैं वैश्वीकरण की तरफ। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ध्यान देना, आपको बताया भी गया है वैश्वीकरण किसे कहा जाता है। शुरुआत में ही बता दिया गया था ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों में एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण कहलाती है। इसके पहले हम आपको शॉर्ट में बता चुके हैं कि वैश्वीकरण क्या है, आपको बता भी चुके हैं। ऐसी कंपनी अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताएं। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण कर रखती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इसके बाद उदारीकरण के बारे में बताया गया। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मुक्त बाजार बताया था, जब दो देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार होता है तो उसे हम मुक्त व्यापार बाजार कहते हैं। इसके बाद आपको विश्व व्यापार संगठन जो WTO था, जो क्या था, ध्यान देना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आपको पूरा नाम लिखकर मैं बताया था, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया था WTO विश्व व्यापार संगठन, इन सब के बारे में बताया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ठीक है। विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। WTO समझौता इसके मूल तत्व हैं, जिन पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इन देशों की संसद में इनकी पुष्टि भी की गई। विश्व व्यापार संगठन में कुल मिलाकर 164 सदस्य यूरोपीय संघ सहित देश शामिल हैं, अपना देश भी भारत भी शामिल है। इसके बाद आपको लचीलापन, निवेश, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निजीकरण की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया, विकसित देश, विकासशील देश और व्यापार रोधक, संयुक्त उत्पादन, उपनिवेश, उपभोक्ता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात कोटा, निर्यात कोटा। इसके बाद आपको से विशेष आर्थिक क्षेत्र, विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं। इसके बाद भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, इन सब के बारे में आपको बताया गया। आज आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चैप्टर 3 जो होता है यह पूरा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन
कहा जाता है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। ये अध्याय आपका आज पूरा होता है। अगले अध्याय में हम आपको चैप्टर 4 कंज्यूमर राइट्स उपभोक्ता अधिकार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसलिए इस चैप्टर में हम उपभोक्ता का परिचय दे दिए हैं आपको कि उपभोक्ता किसे कहा जाता है। इसमें कोपरा संधि क्या है 1986 में जो पारित हुआ था, आरटीआई क्या है, जन सूचना अधिकार क्या है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।